नमस्ते दोस्तों, मिस्टर माइक शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा सवाल जो शायद आपने कभी सोचा होगा, लेकिन उसका जवाब कहीं साफ साफ नहीं मिला होगा। सोचिए दोस्तों, भारत यानी हमारा देश, हम वो लोग हैं जिन्होंने जमीन से लेकर आसमान और अंतरिक्ष तक अपना लोहा मनवाया है। हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा तक पहुंच गए, मंगल की कक्षा में उपग्रह भेज दिए, हम मिसाइल और फाइटर जेट्स तक बना लेते हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है, जब आप हवाई जहाज में सफर करते हैं तो आपके टिकट पर लिखा होता है बोइंग, एयरबस, एम्ब्रर, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा होता मेड इन इंडिया पैसेंजर प्लेन। आखिर क्यों हम यात्री विमान यानी पैसेंजर एयरक्राफ्ट नहीं बनाते? क्या ये हमारी तकनीकी कमजोरी है या इसके पीछे है राजनीति, वैश्विक बाजार और कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में आमतौर पर बातें नहीं की जाती? आज के इसी शो में दोस्तों, हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जैसे जैसे इस सफर पर हम आगे बढ़ेंगे, आपको लगेगा कि आप भी मेरे साथ उसी आसमान में उड़ रहे हैं जहां छिपे हैं भारत के विमानन इतिहास के रहस्य। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आसान नहीं होगा। मैं आपको ले जाऊंगा 1947 के बाद के भारत से लेकर आज के आधुनिक युग तक, और फिर बताएंगे कि कल कैसा हो सकता है। शुरू करते हैं ये रहस्यमयी उड़ान मिस्टर माइक के साथ। तो दोस्तों, जब हम आज की बात करते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं कि हर कहानी की एक जड़ होती है, एक इतिहास होता है। भारत में विमानन यानी एविएशन इंडस्ट्री का इतिहास बेहद पुराना है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन भारत ने अपना पहला यात्री विमान बनाने की कोशिश आज से नहीं, बल्कि आजादी के बाद के शुरुआती दौर से ही की थी। आज से तकरीबन 70 साल पहले, यानी 1950 और 60 के दशक में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरी ने सपना देखा था। भारत के अपने विमान का सपना उस वक्त दुनिया में एयरबस नहीं था, बोइंग का भी बोलबाला नया नया ही शुरू हुआ था। लेकिन दोस्तों, भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी, अनुभव की कमी और पैसे की कमी। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसने अभी अभी ब्रिटिश राज से आजादी पाई थी, जहां बिजली और सड़कें ही सब जगह तक नहीं पहुंची थी, वो देश कैसे अचानक विमान बनाने का सपना पूरा कर पाता? लेकिन यह सपना देखा गया था। 1960 के दशक में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, सारस एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। ये भारत का पहला इंडिजीनियस सिविलियन एयरक्राफ्ट बनाने वाला था। छोटा था, 14 से 20 सीटर विमान। शुरुआत जोश से हुई, लेकिन बीच रास्ते में राजनीति और पैसे की कमी से इस पर ब्रेक लगा दिया गया। सोचिए दोस्तों, अगर उस समय ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो आज शायद भारत के पास छोटे पैसेंजर विमानों की पूरी रेंज होती। दोस्तों, 1960 से 70 के दशक में भारत ने कोशिश की कि वो अपना खुद का यात्री विमान बनाए। सारस प्रोजेक्ट और कुछ हल्के छोटे विमान बने भी, लेकिन जैसे ही बात आई बड़े कॉमर्शियल प्लेन्स की, वहीं मुश्किलें शुरू हो गई। 1970 के दशक में दुनिया में एयरबस नाम की कंपनी आई। बोइंग पहले से ही बाजार पर राज कर रहा था। ये दोनों दिग्गज कंपनियां मिलकर पूरी दुनिया की एयरलाइंस को अपने विमान बेच रही थी। अब सोचिए दोस्तों, ऐसे माहौल में भारत जैसा नया खिलाड़ी अगर आता तो क्या होता? क्या बोइंग और एयरबस इतनी आसानी से किसी नए प्रतियोगी को मार्केट में जगह लेने देते? जवाब है इसका नहीं। और यहीं से शुरू होता है राजनीति और ग्लोबल दबाव का खेल। भारत ने कोशिश की, लेकिन हर बार फंडिंग कम मिली।
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ और ग्लोबल लॉबी ने यह सुनिश्चित किया कि भारत जैसे देश खुद पर निर्भर ना हो पाए, क्योंकि अगर भारत खुद के विमान बनाने लगे तो एयरबस और बोइंग का अरबों डॉलर का बाजार हिल सकता है। दोस्तों, 1980 के दशक में हेल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी सोचा कि क्यों ना मिलिट्री जेट्स बनाने का जो अनुभव है उसका इस्तेमाल करके हम सिविलियन पैसेंजर प्लेन्स भी बनाएं। लेकिन तभी एक नया मोड़ आया। भारत की इकोनॉमी उस वक्त कमजोर थी, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस चल रहा था। सरकार को लगा कि इतना पैसा लगाकर पैसेंजर प्लेन बनाने से अच्छा है कि हम बोइंग और एयरबस से खरीद लें, क्योंकि वहां से मिलने वाले विमान पहले से ही टेस्टेड थे, रेडी थे और दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे थे। अब सोचिए दोस्तों, एक तरफ था आसान रास्ता, बोइंग और एयरबस से विमान खरीद लो, और दूसरी तरफ था कठिन रास्ता, खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करो, टेस्टिंग करो, रिस्क उठाओ और फिर शायद 15 से 20 साल बाद नतीजे मिले। भारत ने आसान रास्ता चुना। 1990 के दशक में जब ग्लोबलाइजेशन आया तब ये डिपेंडेंसी और भी बढ़ गई। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और बाद में प्राइवेट एयरलाइंस सब फॉरेन प्लेन्स पर निर्भर हो गए और यहीं से धीरे धीरे ये धारणा बन गई कि भारत पैसेंजर प्लेन्स नहीं बना सकता। लेकिन दोस्तों, क्या सच में भारत नहीं बना सकता था, या फिर हालात ऐसे बना दिए गए कि भारत के पास कोई और चारा ना बचे? ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा है जितना 30 साल पहले था। अब आते हैं सन 2000 की तरफ। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने फिर कोशिश की। उन्होंने कहा, चलो छोटे रीजनल एयरक्राफ्ट बनाते हैं जिनसे छोटे शहरों को जोड़ा जा सके। यह प्रोजेक्ट था सारस मार्क 2। लेकिन दोस्तों, 2009 में इस विमान का क्रैश हो गया। 3 टेस्ट पायलट्स की जान चली गई। उसके बाद सरकार ने इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। सोचिए दोस्तों, अगर उस वक्त भारत हिम्मत रखता और सारस प्रोजेक्ट को रिवाइव करता तो आज इंडिया के पास 20 से 40 सीटर छोटे प्लेन्स होते और शायद धीरे धीरे हम 100-200 सीटर जेट्स तक पहुंच जाते। लेकिन अफसोस, ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल उठता है, क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, यहां 2 वजह थी। पहली वजह थी फंडिंग और लॉन्ग टर्म विजन की कमी। दूसरी वजह थी ग्लोबल प्रेशर। एयरबस और बोइंग जैसी कंपनियां किसी भी हालत में नहीं चाहती थी कि कोई नया खिलाड़ी उनके अरबों डॉलर के बाजार में हिस्सेदारी करे, और भारत जैसे देशों पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दबाव डालना उनके लिए मुश्किल काम नहीं था। यानी दोस्तों, कहानी केवल टेक्नोलॉजी की नहीं थी, ये कहानी थी पावर की, ग्लोबल पावर की, इकोनॉमिक पावर की और पॉलिटिकल पावर की। तो दोस्तों, अब चलते हैं 2000 के दशक की तरफ। इस वक्त तक भारत के अंदर एक नई लहर उठ चुकी थी, मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंस और इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का सपना। लेकिन सवाल वही था, यात्री विमान क्यों नहीं? 2010 के आसपास भारत सरकार और NAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने सारस प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने की कोशिश की। प्लान ये था कि इसको मॉडर्न बनाया जाए, हल्के वेट वाले मटेरियल लगाए जाएं और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन फंडिंग फिर अटक गई। सरकारी डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ और प्राइवेट कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट में आगे नहीं आई। सोचिए दोस्तों, अगर आज भारत में 30-40 सीटर का अपना पैसेंजर एयरक्राफ्ट उड़ रहा होता तो छोटे छोटे शहर भी सीधे जुड़ जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी दौरान दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। एयरबस और बोइंग नए नए मॉडल्स ला रहे थे। चाइना ने भी खुद का पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया, कोमैक C919। रशिया अपने सुखोई सुपरजेट पर काम कर रहा था। लेकिन भारत
हम आज भी बोइंग और एयरबस पर निर्भर हैं। अब सोचिए दोस्तों, क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल है? नहीं, भारत फाइटर जेट्स बना सकता है जैसे तेजस, भारत रॉकेट्स बना सकता है जैसे PSLV और GSLV, तो फिर पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स क्यों नहीं? दोस्तों, यहां खेल आता है इकोनॉमिक्स का। पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाना सिर्फ इंजीनियरिंग का खेल नहीं है, ये मार्केट का भी खेल है। एयरबस और बोइंग एक प्लेन डेवलप करने में 10 से 15 साल और अरबों डॉलर खर्च करते हैं, और जब प्लेन बनता है तो उसे दुनिया भर में बेचने के लिए पॉलिटिकल लॉबिंग करते हैं। क्या भारत अकेले ये खर्च उठा सकता है? शायद हां, लेकिन अभी तक हमारे नेताओं और पॉलिसी मेकर्स ने ये प्रायोरिटी ही नहीं बनाई। 2015 में जब उड़ान स्कीम यानी उड़े देश के आम नागरिक शुरू हुई, तो ये सोचा गया कि रीजनल एयरक्राफ्ट की जरूरत है। लेकिन फिर हुआ क्या? हमने कैनेडियन एयरक्राफ्ट बॉम्बार्डियर Q400 और यूरोपियन ATR प्लेन्स खरीद लिए। मतलब मौका फिर गया हाथ से। अब आते हैं आज की बात पर। 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी, तब भारत ने एक बार फिर सोचा हमें अपना पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाना चाहिए। इस बार इसरो और हेल जैसी संस्थानों को इन्वॉल्व करने की बात हुई, लेकिन अभी तक ये आइडियाज कागज पर ही हैं। दोस्तों, यहीं पर असली रहस्य है। भारत पैसेंजर प्लेन्स क्यों नहीं बनाता? जवाब है पॉलिटिकल विल की कमी, ग्लोबल मार्केट प्रेशर और सबसे बड़ी वजह रिस्क लेने की हिम्मत की कमी। लेकिन क्या इसका मतलब है कि भारत कभी नहीं बनाएगा? बिल्कुल नहीं। आज भारत में टेक्नोलॉजी भी है, साइंटिस्ट भी हैं, और सबसे बड़ी बात है एक यंग पॉपुलेशन है जो सपनों को हकीकत बना सकती है। अब सोचिए दोस्तों, अगर आने वाले 10 साल में भारत ने अपना पैसेंजर एयरक्राफ्ट बना लिया तो क्या होगा? एयर इंडिया, इंडिगो, विस्तारा जैसी एयरलाइंस भारतीय प्लेन उड़ाएंगी। फिर सिर्फ डिफेंस में नहीं, बल्कि सिविल एविएशन में भी भारत दुनिया को टक्कर देगा। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभी 2025 से 2035 के बीच भारत का बड़ा एविएशन पुश आने वाला है। NAL सारस को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। HAL रीजनल एयरक्राफ्ट बनाने के लिए टॉक्स कर रहा है, और प्राइवेट कंपनीज भी एरोस्पेस में इन्वेस्ट कर रही हैं। यानी धीरे धीरे तस्वीर बदल रही है, लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा। बोइंग और एयरबस जैसी जेंट्स इतनी आसानी से भारत को जगह नहीं देंगे। उनकी पूरी कोशिश होगी कि भारत फिर से इंपोर्ट पर ही टिका रहे। अब सोचिए, अगर 2030 में आप किसी फ्लाइट में बैठे और वो अनाउंसमेंट आए, वेलकम अब्रॉड दिस फ्लाइट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, क्या गर्व महसूस होगा? क्या आपको नहीं लगेगा कि भारत अब सच में हर फील्ड में आत्मनिर्भर हो गया है? यही है दोस्तों इस रहस्य का जवाब। भारत आज तक पैसेंजर प्लेन्स नहीं बनाता, लेकिन कल शायद कहानी बदल सकती है। तो दोस्तों, आज की इस रहस्यमयी उड़ान का सफर यहीं खत्म होता है। हमने जाना कि भारत क्यों अब तक अपने यात्री विमान नहीं बना पाया, और साथ ही ये भी देखा कि भविष्य में कैसी संभावनाएं छिपी हैं। कहानी लंबी है, रास्ता कठिन है, लेकिन आसमान खुला है। और कौन जानता है, शायद आने वाले कुछ सालों में जब आप फ्लाइट पकड़ें तो उस पर लिखा हो मेड इन इंडिया पैसेंजर एयरक्राफ्ट। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मिस्ट्री माइक चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सुनते रहिए मिस्ट्री माइक।